Hello students, today I am going to discuss vibrational energy of simple harmonic oscillator. This is the second lecture regarding vibrational spectroscopy and in spectroscopy this is my 15th lecture. इससे पहले हम rotational spectroscopy, basics of spectroscopy already cover कर चुके हैं. तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या होता है. A simple harmonic oscillator is a particle which oscillates about an equilibrium position and is acted upon by restoring force whose magnitude increase linearly with displacement x from the equilibrium position. ये तो स्टेटमेंट है, लेकिन इसको समझने के लिए एक छोटा सा हम एग्जाम्पल ले लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक इलास्टिक बॉडी है, ठीक है, उसके दो कॉर्नर्स हैं विद मासेस m1 एंड m2. इसको हम स्ट्रेच कर सकते हैं. मान लो अभी इनके बीच में डिस्टेंस है r0. तो अभी इसको जब हमने स्ट्रेच किया, स्ट्रेच करने के बाद ये दूर हो गए और मान लो इन्होंने डिस्टेंस जो मूव किया, मतलब अब इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो r है. ये m1 हो गया, m2 हो गया. तो ये क्या इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या है कि जो कोई भी हमारा हार्मोनिक ऑसिलेटर होगा वो एक ऐसी बॉडी होगी जो ऑसिलेट कर सकती है अपनी मीन पोजीशन के रिस्पेक्ट में, ठीक है, और उसके ऊपर एक रीस्टोरिंग फोर्स एक्ट करेगा. रीस्टोरिंग फोर्स कैसे एक्ट करेगा? जैसे हमने इस चीज़ को, जैसे कोई रबर बैंड है उसको स्ट्रेच किया है, तो उसकी टेंडेंसी क्या होगी, वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन रिगेन करने की. और जो वो ओरिजिनल पोजीशन वापस वो रिगेन करेगा ये होता है ड्यू टू रीस्टोरिंग फोर्स. मतलब ऐसा फोर्स जो उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन को रीस्टोर कर दे, वापस से उसको ओरिजिनलिटी पे ला दे, ठीक है. तो ये जो रीस्टोरिंग फोर्स है ये किस पे डिपेंड करेगा? जितना हम ज़्यादा उसको स्ट्रेच करेंगे, मतलब किसी भी चीज़ को जितना ज़्यादा स्ट्रेच करेंगे उसको वापस अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में आने में उतना ही उसको क्या चाहिए, रीस्टोरिंग फोर्स चाहिए. तो रीस्टोरिंग फोर्स इज़ इंक्रीजेज लीनियरली विद डिस्प्लेसमेंट एक्स. डिस्प्लेसमेंट एक्स का मतलब क्या है कि यहाँ पे इसने कितना नेट जो डिस्प्लेसमेंट है कितना शो किया है इस बॉडी ने. पहले r0 डिस्टेंस था इन दोनों के बीच में, अब r है. मतलब ये जो मैग्नीट्यूड है r माइनस r0 का, इट इज़ इक्वल टू x. इतना उसने स्ट्रेच हुआ है मतलब वो. तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ही उसके ऊपर रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा ताकि उस जो उसने स्ट्रेच होने के बाद पोजीशन ली है उसको वो लीव कर दे और अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाए. तो ये ऐसा सिस्टम या ऐसी बॉडी इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर. और ये एक परफेक्टली इलास्टिक बॉडी होती है, ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी होती है. तो अब इसके अंदर हमने देखा फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स इज डिफाइंड एज विच एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन इन ऑर्डर टू रिस्टोर इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन. तो यहाँ पे जो हमारा F है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जितना उसने डिस्प्लेस किया है अपने आप को x, और हम लेंगे माइनस साइन, क्योंकि माइनस साइन इंडिकेट करता है कि जो रीस्टोरिंग फोर्स है उसकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, ठीक है. किससे? जिस डायरेक्शन में, डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट. जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उससे अपोजिट डायरेक्शन में रीस्टोरिंग फोर्स लगता है. जिस डायरेक्शन में स्ट्रेच हुआ है उससे अपोजिट डायरेक्शन में कोई फोर्स लगेगा और उसको वापस से वो अपनी पुरानी जो पोजीशन है उस पर लेके जाएगा. तो F इक्वल टू क्या आ जाएगा? अगर ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हम हटाएंगे माइनस kx, ठीक है. अब इसके बाद फोर्स ये हो गया अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ सेकेंड मोशन. न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमारा जो फोर्स है हम डिफाइन करते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन के साथ. अब यहाँ पे जो मास इंटू एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं डबल डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट x विद टाइम, ठीक है. तो ये भी हमारा फोर्स है, ये भी हमारा फोर्स है. इसको मान लो इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2. तो हम इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर सकते हैं. तो हमारा क्या आ जाएगा, m d स्क्वायर x ओवर डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस kx. अब यहाँ हम m यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास क्या है, डायटोमिक मोलिक्यूल है. तो यहाँ पे हम रिड्यूस्ड मास यूज़ करेंगे. इंस्टेड ऑफ m वी विल यूज़ म्यू. तो ये हो जाएगा म्यू डी एक्स स्क्वायर बाय
dt² इक्वल टू माइनस kx। ठीक है, दोनों जो फोर्स हैं उनको हमने क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया। यहाँ जो हमारा म्यू है इट इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ m1 m2 बाय समेशन ऑफ m1 प्लस m2। तो अब इसको फर्दर सोल्व करेंगे। इसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, इस साइड सारी इक्वेशन को एक साथ ले लें तो ये हो जाएगा dx² बाई dt² प्लस kx इक्वल टू 0, और वी कैन राइट दिस इक्वेशन एज dx² बाय dt² प्लस k ओवर म्यू x इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ हम इसको मानेंगे ω² इक्वल टू k ओवर म्यू। इसको लेट करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो अब इक्वेशन है कैसे चेंज हो जाएगी, dx² बाय dt², इसकी जगह हम ω² रख सकते हैं x इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारी ओमेगा की वैल्यू क्या आई, ω² इक्वल टू k ओवर म्यू। तो ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई, √k ओवर म्यू। ठीक है, इसके बाद ओमेगा के बीच में और फ्रीक्वेंसी के बीच में रिलेशन होता है, ओमेगा इज रिटन एज 2 पाई म्यू। तो ये भी ओमेगा है, ये भी ओमेगा है। लेट दिस इक्वेशन बी 3, दिस इक्वेशन बी 4। तो हम लिख सकते हैं 2 पाई म्यू इक्वल टू √k ओवर म्यू, या म्यू इक्वल टू 1 ओवर 2 पाई √k ओवर म्यू। तो ये हमारा जो है वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ गई। ये किसकी वैल्यू है, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए। ठीक है, ये वैल्यू हो गई। अब अगर इसी वैल्यू को हमें इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर निकालना है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर, तो इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर फ्रीक्वेंसी को हम लिख सकते हैं c बाय लैम्डा। ठीक है, और इक्वल टू 1 ओवर 2 पाई √k ओवर म्यू। 1 ओवर लैम्डा इज वेव नंबर इक्वल टू c इस साइड आ जाएगा। तो इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर कहाँ चेंज आएगा, सिर्फ एक जगह चेंज आएगा। यहाँ हमारा सिंपल 1 ओवर 2 पाई था, इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर ये हो गया। अब इसके बाद अगर हम देखें एक कर्व, अगर हम देखें कर्व किसके बीच में देखना है, जैसे एक पोटेंशियल एनर्जी कर्व होता है, पोटेंशियल एनर्जी होती है यहाँ पे, और यहाँ पे होता है डिस्प्लेसमेंट, जो हमने भी पढ़ा था, जैसे x से वो डिस्प्लेस हुआ था इलास्टिक मॉलिक्यूल। ठीक है, मान लो ये मीन पोजीशन है 0, तो जब वो डिस्प्लेस होगा अपनी मीन पोजीशन से तो उसकी एनर्जी बढ़ेगी। ठीक है, एनर्जी बढ़ेगी इस तरीके से, और इस साइड जो डिस्प्लेसमेंट है इट शोज -x, मतलब नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, और इस साइड है +x। नेगेटिव और पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, जैसे जो हमने अभी एग्जांपल लिया था, मान लो यहाँ पे हम उसको क्या कर रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं, और इस केस में मान लो उसको कंप्रेस कर रहे हैं। कोई भी इलास्टिक बॉडी है, रबर बैंड है, इस टाइप से, तो दोनों ही जगह अपनी मीन पोजीशन को वो छोड़ रहा है। जैसे मीन पोजीशन को छोड़ के मूवमेंट शो करेगा, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ होगी, इस साइड भी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। तो ये क्या है, एक पैराबोलिक कर्व है, और ये पैराबोलिक कर्व किसी इक्वेशन से ही आया होगा। तो जो इक्वेशन है इस पैराबोलिक कर्व के लिए वो इक्वेशन है ये। ठीक है, इस इक्वेशन के कॉरस्पॉन्डिंग ये कर्व है। अब यहाँ पे हमारा ये सब हमारा जो है ये हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग डिफाइंड है, मतलब जो भी अभी तक हमने पढ़ा है, स्ट्रेचिंग हुई, उसको मीन पोजीशन पर रिस्टोरिंग फोर्स वापस से लेके आएगा, जिस फोर्स की वैल्यू है -kx, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें एक पैराबोलिक कर्व मिलता है जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट होती है। तो ये सब जो है, ये सारी टर्म्स, ये फॉर्मूला, ये सब क्या है, ये सब हुक्स लॉ के अंडर आते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम निकालेंगे, हमें निकालना है वैल्यू ऑफ एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी। तो हमने वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी निकाल ली है। अब इसके बाद अगर हम देखें, हमारे पास
एक फोर्स को हम डिफाइन कर सकते हैं एज माइनस dv बाई dx, वेयर v इज़ अवर पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे हमारा फोर्स क्या था, माइनस kx, ये अभी हमने डिफाइन किया था। तो इन दोनों को अगर हम इक्वेट करेंगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, जैसे dv बाई dx इक्वल टू kx हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट ईच अदर। तो इसको अगर थोड़ा सा और रीअरेंज करेंगे, dv इक्वल टू kx dx हो जाएगा। इसको इंटीग्रेट कर देंगे बिटवीन द लिमिट्स 0 टू x 0 टू v, तो dv का dx का जैसे इंटीग्रेशन x होता है dv का v हो गया, इक्वल टू k इज़ कॉन्स्टेंट, x dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गई, किसकी वैल्यू आ गई, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आ गई। ठीक है, दिस वैल्यू इज़ फॉर द पोटेंशियल एनर्जी विच इज़ इक्वल टू के एक्स स्क्वायर बाय 2। अब यहाँ पे एक हम स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन होती है विच इज़ रिटन एज डेल स्क्वायर शाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 2m ओवर एच डेल एक्स स्क्वायर ई माइनस वी इंटू शाई इक्वल टू 0। ये कोई वेव फंक्शन होता है जिसके लिए ये इक्वेशन डिराइव होती है, इसको बोलते हैं स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन, स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन। तो यहाँ पे हमने पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू निकाली थी, वो हम यहाँ रख देंगे, डेल स्क्वायर शाई डेल एक्स स्क्वायर ओवर ई माइनस के एक्स स्क्वायर बाय 2 शाई इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें इसको पूरा डिटेल में सॉल्व नहीं करना, जैसे हमारे पास कोई भी इक्वेशन होती थी x की फॉर्म में, जैसे ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती थी कोई भी, तो यहाँ से हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करके किसकी वैल्यू निकाल लेते थे, x की वैल्यू निकाल लेते थे। यही पढ़ते थे ना, जो नॉर्मल हमारा मैथ्स होता है उसमें यही पढ़ते हैं। तो अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास इक्वेशन इस टाइप की है, तो जो हम इस इक्वेशन का सोल्यूशन निकालते हैं, सोल्यूशन में डिटेल में हमारे सिलेबस में नहीं है, तो सिंपली जैसे यहाँ इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद x की वैल्यू निकलती थी, ऐसे ही इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद किसकी वैल्यू निकलेगी, e की, और वो e की वैल्यू क्या होगी, हमारी वाइब्रेशनल एनर्जी की वैल्यू होगी। तो बस, तो ऑन सॉल्विंग दिस इक्वेशन वी गेट द वैल्यू ऑफ वाइब्रेशनल एनर्जी विच इज़ EV इक्वल टू V प्लस हाफ h म्यू। ये v है, ये म्यू है, ये फ्रीक्वेंसी है, और ये है v वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल विच स्टार्ट्स फ्रॉम 0 1 2 3। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। दिस इज v स्मॉल v विच डिनोट्स वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल एंड दिस इज द फ्रीक्वेंसी। अब इसी को इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर अगर हमें लिखना है, इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर इसको ऐसे लिख सकते हैं, EV बार v प्लस हाफ एच सी बाई लैम्डा। तो 1 ओवर लैम्डा हमारा क्या होता है, वेव नंबर होता है, इट इज़ वेव नंबर। और यहाँ इस चीज़ को दिखाने के लिए, जैसे 1 ओवर लैम्डा वेव नंबर होता है, तो यहाँ इसको डिनोट करने के लिए इन्होंने सबस्क्रिप्ट यूज़ कर रखी है ओमेगा ई। ठीक है, तो इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर वाइब्रेशनल एनर्जी इज इक्वल टू V प्लस हाफ एच सी, 1 ओवर लैम्डा इज़ टेकन एज ओमेगा ई। ये सिर्फ नोटेशंस हैं। तो हमारे पास जो एनर्जी की वैल्यू आई है वो आई है ये, और एक ये आई है वेयर वी स्टार्ट्स फ्रॉम 0 1 2 एंड 3। तो इन द नेक्स्ट सेक्शन वी विल बी डिस्कसिंग वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स, कैसे कैसे वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स यहाँ पे बनते हैं, और 0 पॉइंट एनर्जी क्या होती है। तो ये वीडियो भी बहुत ज़्यादा मतलब लेंदी हो जाएगी, इसको यहीं ख़त्म करते हैं। यहाँ इस वीडियो में सिर्फ मैंने वाइब्रेशनल एनर्जी को डिराइव करके दिखाया है और उससे रिलेटेड हुक्स लॉ समझाया है कि हुक्स लॉ क्या होता है, रीस्टोरिंग फोर्स क्या होता है। ठीक है, अगर आपको कहीं डाउट है देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ नाइस डे।